हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रीडिंग एंड थिंकिंग में। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं मैं पोएट्रीज़ पढ़ता हूँ, समझता हूँ और फिर उसके बाद अपना अंडरस्टैंडिंग आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं द प्लूट के 15 पैराग्राफ को आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। और दोस्तों, इससे पहले मैंने 14th पैराग्राफ तक द प्लूट को एक्सप्लेन किया है और हर पैराग्राफ के लिए अलग-अलग वीडियो बनाकर मैंने इस चैनल पर अपलोड किया है। दोस्तों, ये सारे वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और साथ ही साथ ये वीडियो भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप एमयूजी के स्टूडेंट हैं या आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर में, या आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, या कहीं न कहीं आपके सिलेबस में विलियम वर्ड्सवर्थ का द प्लूट आता है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों, साथ ही अगर आप नीट या जेआरएफ कर रहे हैं तो भी दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसीलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और दोस्तों वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, अगर आपको वीडियो से कुछ भी समझ में आता हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये द प्लूट का 15 पैराग्राफ है और इसको हम लोग बिल्कुल लाइन बाय लाइन समझेंगे। मैं लाइन बाय लाइन आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा और कोई भी लाइन में यहाँ पर बिल्कुल भी स्किप नहीं करूँगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हमें चाहिए है कि हम इससे पहले हम लोगों ने क्या जाना है उसके बारे में रिवीजन कर लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम 15 पैराग्राफ को ठीक से नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए दोस्तों चलिए थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं और देखते हैं कि हम लोगों ने 14 पैराग्राफ में क्या जाना है। दोस्तों, हम लोगों ने 14 पैराग्राफ में जाना है कि विलियम वर्ड्सवर्थ बड़े शहर को छोड़कर घाटी में आ चुके हैं और वे अभी मैच्योर्ड हो चुके हैं और वे बचपन के दिनों को याद करके लिख रहे हैं। दोस्तों, वे पहाड़ की चोटी पर ऊंचाई पर चले गए थे और वहां पर एक हरी घास के मैदान में खड़े होकर वे पतंग उड़ा रहे थे। उसी समय उसके मन में जो भी ख्याल आता है उन ख्यालों को व्यक्त करते हुए उन्होंने 14 पैराग्राफ को लिखा था। दोस्तों, उन्होंने 14 पैराग्राफ में लिखा था कि देखने वाला ऊपर से सब कुछ देख रहा है, यानी कि ये आसमान धरातल की ओर, पृथ्वी की ओर लगातार देखे जा रहा है, लेकिन आसमान को अभी तक पता नहीं है कि इस धरातल पर सुंदर-सुंदर घाटियाँ मौजूद हैं। और आसमान को ये भी नहीं पता है कि इस घाटी में कर्मी दल, बहुत ही खुशहाल कर्मी दल यहाँ पर मौजूद है, जो इस घाटी से भी ज़्यादा अमीर है और इस घाटी से भी ज़्यादा कीमती है। उसके बाद दोस्तों वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि वे शरद ऋतु के जंगल के बारे में लिखना चाहते हैं और कहते हैं कि शरद ऋतु के जंगल में अखरोट के वृक्ष के डाल देखने में बहुत ही सुंदर हैं। वो बहुत ही सीधे और सख्त हैं, बिल्कुल लोहे की रड की तरह वो दिखते हैं और बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगते हैं देखने में। साथ ही साथ वो कहते हैं कि अखरोट के वृक्ष पर दूध के समान सफ़ेद अखरोट के गुच्छे वहाँ पर लटके हुए नज़र आते हैं और वे बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। इन्हीं वृक्षों का अनुसरण करते हुए वर्ड्सवर्थ बहुत दूर निकल आते थे अपने दोस्तों के साथ और वे एक लोटे झरने के पास पहुंच जाते थे। वो कहते हैं वे 14 पैराग्राफ में चट्टानों का और साथ ही साथ तालाबों का भी जिक्र किया है। वे कहते हैं कि वे चट्टान और तालाब केवल सितारों के प्रकाश में ही दिखाई देते थे। फिर उसके बाद वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि वे पतंग उड़ा रहे थे और उस दिन तेज हवाएं चल रही थी और तेज हवाएं जो है उसके पतंग को नकार देते हैं। फिर वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि वे अपने पतंग का डोर कुछ इस तरह से खींचते हैं जैसे मानो वे तेज रफ्तार पकड़ी हुई घोड़े की लगाम को खींच रहे हो। उसके कुछ देर के बाद ही उसका पतंग धराशायी हो जाता है और धरातल पर आ गिरता है। दोस्तों, इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए वर्ड्सवर्थ ने 14 पैराग्राफ को लिखा था। और 14 पैराग्राफ की संक्षिप्त जानकारी लेने के बाद दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 15 पैराग्राफ में विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, 15 पैराग्राफ में विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कहना चाहते हैं इसको लाइन बाय लाइन समझेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी संक्षिप्त
में इसकी समरी जानना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। दोस्तों शुरू में यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ उस झोपड़ी के पास पहुँच गए हैं जहाँ पर उनका बचपन बीता है। उस झोपड़ी में वे अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे और वो झोपड़ी को देखकर झोपड़ी को संबोधित करते हुए झोपड़ी की सुंदरता और झोपड़ी के रूप के सादापन और सुंदरता के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि वे झोपड़ी को कभी नहीं भूल सकते हैं। उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि उस झोपड़ी में उसके दोस्त जो है पजल गेम खेला करते थे। सभी के हाथों में स्लेट होते थे और स्लेट पर वे लोग पेंसिल से क्रॉस के चिन्ह या सिंबल बनाते थे, एक दूसरे को कंफ्यूज करते थे। उसके बाद वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि उसी झोपड़ी के अंदर वर्ड्सवर्थ और उनके दोस्त जो है ताश के पत्ते खेला करते थे और उनमें लड़ाई झगड़ा भी होती थी और एक बार जब वे ताश के पत्ते खेल रहे थे तो उस समय उसका खेल जो है बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया था, लेकिन बारिश शुरू हो जाती है और बर्फबारी भी होती है और साथ ही वहां पर बाहर धरातल धरातल जो है उस पर दरारें पड़ने लगते हैं और धरातल जो है फटने लगते हैं। वहां से तेज रफ्तार से गूंजती हुई या चीखती हुई हवाएं ऊपर निकल आती है और जिससे उनके खेल में बाधा पड़ता है। तो कुछ इसी प्रकार से उन्होंने 15 पैराग्राफ को लिखा है दोस्तों और 15 पैराग्राफ की संक्षिप्त जानकारी लेने के बाद चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे और 15 पैराग्राफ में लाइन बाय लाइन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि वर्ड्सवर्थ 15 पैराग्राफ में क्या कहना चाहते हैं। तो दोस्तों शुरू में विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि ये लोली कॉटेजेस आप जो है वे निम्न स्तर की झोपड़ियां हैं wherein we dwelt जहां हम लोग रहा करते थे administration of your own was yours आपके पास आपकी अपनी सेवाएं थी कैन आई फॉरगेट यू मैं क्या आपको भूल सकता हूं। झोपड़ी को संबोधित करते हुए विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पर कह रहे हैं कि कैन आई फॉरगेट यू क्या मैं आपको भूल सकता हूं। जी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता हूं आपको, क्योंकि बीइंग एज यू वेर सो ब्यूटीफुल अमंग द प्लीजेंट फील्ड्स इन विच ये स्टूड कहते हैं कि आप खुशियों से भरे हुए मैदान के बीच में खड़े हुए थे और देखने में इतने सुंदर लगते थे कि उसका प्रभाव अभी भी मेरे मन में है और मैं आपको कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। उसके बाद वर्ड्सवर्थ कहते हैं और कैन आई हियर फॉरगेट द प्लेन एंड सिमली कॉन्टिनेंस विद विच ये डील्ट आउट योर प्लेन कंफर्ट्स। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि क्या मैं आपके सादा और सुंदर रूप को प्रतिरूप को भी मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि इन्हीं रूपों ने हमें हमारे साथ आपका सादा सुख सुविधाओं को साझा किया था। उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं येट हैड ये डिलाइट्स एंड एक्सल्टेशन ऑफ योर ओन कहते हैं कि आपके पास आपकी अपनी खुशियां थी जो आप हमसे शेयर करते थे। उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं वो बचपन के दिनों को याद करते हैं और कहते हैं बचपन के दिनों में जब वे अपने दोस्तों के साथ वहां पर एक मजेदार एक खेल में जब शामिल हुए थे उसकी बात करते हैं। ईगर एंड नेवर वेरी हम लोग उत्साहित थे लेकिन कभी भी बिल्कुल भी थके हुए हम लोग नहीं लग रहे थे। वी परस्यूड आवर होम अम्यूजमेंट हम लोगों ने अपने घर के मनोरंजन का हम लोगों ने अनुसरण किया या व्यवस्था किया। किस तरह से उन्होंने घर के मनोरंजन का व्यवस्था किया। विलियम वर्ड्सवर्थ और उनके दोस्तों ने बाय द वार्म पीट फायर उन्होंने कोयले को जलाया, गर्म किया घर को और उसके बाद उन्होंने घर के मनोरंजन का व्यवस्था किया। फिर वर्ड्सवर्थ कहते हैं एट इवनिंग व्हेन विद पेंसिल शाम हो चुकी थी और पेंसिल से एंड स्मूथ स्लेट और चिकनी वहां पर स्लेट थे इन स्क्वायर डिविजन्स पार्शल्ड आउट और स्लेट को वर्गाकार टुकड़ों में बांटा गया था। सभी के पास में वर्गाकार टुकड़े थे स्लेट के, सभी के हाथों में पेंसिल थे एंड ऑल विथ क्रॉसेस और सभी ने क्रॉस का निशान बनाया स्लेट पर। सिफर्स सभी ने अपना सिंबल संकेत बनाया, एक दूसरे को कंफ्यूज किया। स्क्रिबल्ड ओवर घिस कर स्लेट पर उन्होंने सिफर्स बनाया, क्रॉसेस बनाया। वी स्कीम्ड हम लोगों ने एक दूसरे को ठगने का प्रयास किया एंड पजल्ड हम लोगों ने कंफ्यूज किया एक दूसरे को। और उसके बाद हेड अपोज टू हेड और सभी ने एक दूसरे का विरोध किया। एक माथे ने दूसरे माथे को विरोध करने का प्रयास कुछ इस तरह से इतनी विनम्रता से किया
किया कि उस विनम्रता का नाम इस कविता में लेना बहुत मुश्किल है। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, उसके बाद कहते हैं ऑल राउंड द नेकेड टेबल, खाली टेबल के चारों ओर हम लोग बैठ गए, स्नो व्हाइट डील, और दूध के समान सफेद सौदा हुआ, बिल्कुल ईमानदारी से सौदा किया गया। किसका? चेरी और मेपल का। चेरी और मेपल जो फल होते हैं उसका सौदा वो लोग कर रहे हैं। वो लोग राउंड टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं, उसके पास चेरी और मेपल है टेबल पर, और दूध के समान सफेद, बिल्कुल ईमानदारी से सौदा कर रहे हैं। सेट इन क्लोज एरे, वे लोग कहते हैं कि वे राउंड टेबल के चारों ओर बिल्कुल नजदीक क्रम से बैठे हुए हैं, और बिल्कुल नजदीक एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। और एंड टू द कम्बेट, और लड़ने के लिए लू और विस्ट, ताश के पत्ते के खेल भी है, अर्थात वे लोग ताश के पत्ते वे लोग खेल रहे हैं। और लेड ऑन थिक रिब्ड आर्मी, वे कहते हैं कि ताश के पत्ते जिस खेल को वो खेल रहे हैं वे मोटी पसली वाले आर्मी जो है इस खेल को खेला करते थे, ताश के खेल को खेला करते थे। और वे फिर आर्मी के बारे में आगे बताते हैं, वर्ड्सवर्थ नॉट एज इन द वर्ल्ड, केवल दुनिया में ही नहीं उनका तिरस्कार किया जाता है। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि आर्मी का तिरस्कार जो है दुनिया में किया जाता है, और सेवा के लिए उन्हें सीमाओं पर भेज दिया जाता है। फिर कहते हैं अनग्रेटफुल्ली, बिल्कुल भी आभार व्यक्त नहीं करते हुए, अर्थात वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि सारे देशवासी जो है सैनिकों के आभारी होते हैं, लेकिन कभी भी आभार व्यक्त नहीं करते हैं, और उन्हें थ्रोन बाय इवन फॉर द वेरी सर्विस, और उनकी सेवाओं के लिए उसे हमेशा सीमाओं पर भेज दिया जाता था। ऐसे आर्मी के द्वारा ये लू और विस्ट जो है वो खेला जाता है। फिर कहते हैं दे हैड रोट, उन सेवाओं के लिए उनको भेज दिया जाता था जिन सेवाओं को उन्होंने अपनी इच्छा से चुना होता था। बट हस्बेंडेड थ्रू मेनी अ लॉन्ग कैंपेन, वो कहते हैं कि लंबे लंबे अभियान में या लंबे लंबे युद्ध की स्थिति में जो है उनका इस्तेमाल भी किया जाता है। तो ऐसे आर्मी, ऐसे सैनिकों के द्वारा जिनके मोटी पसली हुआ करते थे, उन मोटी पसली वाली आर्मी के द्वारा लू और विस्ट ताश के खेल जो है वो खेला जाता था। उसी खेल को हम लोगों ने वहां पर खेलना शुरू किया। फिर कहते हैं कि अनपुट असेंबलीज वॉज इट, वो कहते हैं कि वह जो है अनपढ़ या गंवार लोगों का भीड़ था। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ और उनके दोस्तों को जो भीड़ था, जो वहां पर लगा हुआ था वो झोपड़ी के अंदर, वो कहते हैं कि बिल्कुल गंवार लोगों का भीड़ था, और कहते हैं कि वेयर नो फ्यू हैड चेंज्ड देयर फंक्शन, कहते हैं कि उनमें से किसी ने भी अपना फंक्शन, अपना स्ट्रेटेजी, अपना प्लान को चेंज नहीं किया, अपना काम को चेंज नहीं किया। सभी एक ही तरह से खेल रहे थे, बड़े ही सिंपल तरीके से ताश के पत्ते खेल रहे थे। सम प्ले बेन कार्ड्स विच फेट, वो कहते हैं कुछ ताश के पत्ते ऐसे थे जिसका जन्म जो है बियॉन्ड द प्रॉमिस ऑफ देयर बर्थ, उनके जन्म के वादे से परे थे, यानी कि जिस कार्य के लिए वो ताश बना था उस तार का जो भूमिका थी वह भूमिका हैड डिग्निफाइड, उस भूमिका से हटकर उन ताश के पत्तों ने हैड डिग्निफाइड एंड कॉल्ड टू रिप्रेजेंट द पर्सन्स ऑफ द डिपार्टेड पोटेंटर्स, वो कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को प्रतिष्ठित किया, अपने आप को बड़ा बताया उन ताश के पत्तों ने, और प्रतिनिधित्व किया उन ताश के पत्तों का जो कि डिपार्टेड हो चुके थे, जो निष्क्रिय हो चुके थे, जो ताश गिर चुके थे, अब उसका कोई काम नहीं था। पोटेंटेट्स जो है एक ताश का बड़ा स्थान होता है, ये ताश के पत्ते का नाम है, पोटेंटेट्स है। तो उनका प्रतिनिधित्व कुछ प्लेबियन कार्ड्स कुछ कर रहे थे, अर्थात वर्ड्सवर्थ कहना चाहते हैं कि कुछ उनमें से जो बच्चे, कुछ उनके दोस्त थे, वे चीटिंग वहां पर करते हैं, और कहते हैं कि छोटे ताश को भी वो पोटेंटेट्स बताने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, ओह विद दैट ही कोच, और उस गूंज के साथ ही जैसे ही उन्होंने पोटेंटेट्स होने का क्लेम किया उस छोटे ताश को, साधारण के ताश को, वैसे ही क्या होता है कि इकोच वहां पर शोर मच जाता है ऑन द बोर्ड, तख्ते पर या उस टेबल पर। दे फेल, वे लोग गिर जाते हैं। दे यहाँ पर ताश के पत्तों के लिए इस्तेमाल हुआ है, वे गिर जाते हैं, टेबल पर गिर जाते हैं, यानी कि ताश के पत्तों को जो है टेबल पर फेंक दिया जाता है। आयरोनिक डायमंड्स, क्लब्स, हार्ट्स, डायमंड्स, स्पेड्स, ये सारी जो है ताश के पत्तों के प्रकार है। 4 प्रकार के जो है ताश के पत्ते के प्रकार होते हैं। ये सारे ताश के पत्ते जो है वे टेबल पर गिर जाते हैं, उनको फेंक दिया जाता है। और
वो कहते हैं कांग्रीगेशन पिटियोसली अकीन, वो कहते हैं कि वो एक ढेर वहाँ पर टेबल पर ताश के पत्तों का ढेर लग जाता है और बिल्कुल भी वह दयनीय रूप से वहाँ पर प्रतीत होता है और उसी तरह से दयनीय रूप में प्रतीत हो रहा है ताश के ढेर। फिर उसके बाद वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि चीफ मेटर ऑफ दे, वे कहते हैं कि वे दोस्त, उनके दोस्त जो है बहुत ही घटिया-घटिया बातें वहाँ पर करने लगे। बॉयिश विट, बहुत ही बचकाना हरकत वहाँ पर करने लगे। दो शूटी नेप्स, वो कहते हैं कि वे दुष्ट बालक थे, दुष्ट बच्चे थे, बदमाश थे और मैले थे, बिल्कुल भी साफ सुथरे नहीं थे। वो कहते हैं कि वे बच्चे प्रेसिपिटेटेड डाउन विद स्कोप्स एंड टॉन्ट्स, वो कहते हैं कि वे उपहास और ताने के साथ जो है वहां पर शोर मचाने लगे और उनके शोर को देखकर, उनके बदमाशी को देखकर ऐसा लग रहा था लाइक वल्कन आउट ऑफ द हेवन, स्वर्ग से जो है ज्वालामुखी निकल रहा हो, ऐसा लग रहा था। फिर कहते हैं कि द पारा माउंट एस, वो कहते हैं कि सर्वोपरि जो एस, ये ताश का पत्ता है जो कि बिल्कुल सर्वोपरि होता है, सर्वोत्तम स्थान होता है एस। उसके बारे में वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि अ मून इन हर इक्लिप्स, वो कहते हैं कि वह ताश का पत्ते जो सर्वोपरि होता है, जिसका स्थान बहुत ऊंचा होता है, उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो चंद्रमा पर ग्रहण लगा हुआ हो। उसके बाद वर्ड्सवर्थ कहते हैं क्वींस, क्वींस भी ताश के पत्ते का नाम है। ये क्वींस भी जो है उसको देखकर कैसा लग रहा था, वर्ड्सवर्थ कहते हैं ग्लीमिंग थ्रू देयर स्प्लेंडर्स लास्ट डिके, कहते हैं कि क्वींस का जो है अंतिम विनाश उसका हो चुका था, क्वींस की भव्यता का विनाश, वैभव का विनाश हो चुका था, फिर भी वह चमकता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसके बाद वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि एंड मोनार्क्स श्योरली एट द रॉन्ग्स सस्टेनेड व्यू रॉयल विसेजेस, वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मोनार्क्स ये भी जो है ताश का एक पत्ता है और कहते हैं कि वो निश्चित रूप से जो है वह रॉन्ग साइड में था, गलत साइड में था, वो अपनी जगह पर गलत था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने राजसी चेहरे को बरकरार रखा था, कायम रखा था। फिर कहते हैं कि मीन वाइल अब्रोड, वो कहते हैं कि उसी दौरान बाहर, मतलब कि झोपड़ी के बाहर इंसेशेंट रेन वॉज फॉलिंग, वो कहते हैं कि वो लगातार निरंतर बारिश जो है वहां पर शुरू हो गया, यानी कि बारिश की बूंदे जो वहां पर बरसने लगे बाहर की ओर। फिर कहते हैं को और द फ्रोस्ट फ्रोस्ट ब्रेगेड बिटरली, वहां पर बर्फबारी भी होने लगा और बर्फ के टुकड़े जो गुस्साए हुए थे बुरी तरह से जो है, विथ कीन एंड साइलेंट ट्रूथ, और बर्फ के जो है नुकीले दांत और गुप्त दांत से जो है प्रहार हो रहा था और उसका आवाजें सुनाई दे रहा था। फिर कहते हैं एंड द इंटरप्टिंग ऑफ दैट ईगर गेम, और ये बर्फ के टुकड़े जिस तरह से गिर रहे थे और जिस तरह से बारिश हो रही थी लगातार, इस बारिश ने और बर्फ के टुकड़ों ने, फ्रोस्ट ने जो है वह उस उत्साहित दिलचस्प गेम पर बीच में ही उन्होंने बाधा डाल दिया। फिर उसके बाद कहते हैं फ्रॉम अंडर ईस्ट वेस्ट स्प्लिटिंग फील्ड्स ऑफ आइस, फिर कहते हैं कि वे उस एरिया, जिस एरिया में उसका झोपड़ी था पहाड़, उस क्षेत्र को ईस्ट वेट का क्षेत्र कहा जाता था, उस क्षेत्र का नाम ईस्ट वेट था। और ईस्ट वेट जो है की सतह बर्फीली होते थे और बर्फीली सतह कई टुकड़ों में विभक्त हो चुके थे और उसके नीचे से सतह विभक्त हो चुके थे, बर्फीली सतह में दरार पड़ चुकी थी और उसके नीचे द पेंट ऑफ एयर, वहां पर दबी हुई जो हवाएं थी, वे दबी हुई हवाएं स्ट्रगलिंग टू फ्री इटसेल्फ, वो अपने आप को आजाद करने के लिए संघर्ष कर रही थी, यानी कि बाहर आना चाहती थी। और गेव आउट टू मीडो ग्राउंड्स एंड हिल्स अ लाउड प्रोट्रैक्टेड येलिंग, कहते हैं कि वे, उन्होंने वहां पर घास के मैदान को, जमीन को और पहाड़ों को उन्होंने एक जोरदार चीखे उन्होंने प्रदान किया इस पेंट ऑफ एयर ने जो दबा हुआ था, यानी कि दरारें बड़ी हो चुकी थी और हवाएं वहां पर गरजती हुई बाहर निकलने लगी, लाइक द नॉइज ऑफ वॉल्व्स हॉलिंग इन द ट्रूप्स अलोंग द पोथनिक मेल, और उस आवाज को हवाएं जब दरारों से बाहर निकल रही थी और इस तरह से गूंजती हुई बाहर निकल रही थी कि उस आवाज को सुनकर वर्ड्सवर्थ को ऐसे लगा जैसे कि बोथनिक मेल, एक जगह जहां पर भेड़ भेड़िए पाए जाते हैं और बोथनिक मेद में भेड़ियों के झुंड सभी सभी गरज रहे हैं और उसके गर्जन से शोर मचा हुआ है, ऐसा लग रहा है सुन के
हवा के निकलने से। तो वर्ड्सवर्थ यहीं पर 15th पैराग्राफ को कंक्लूड करते हैं दोस्तों, और उम्मीद है आप लोगों को ये पैराग्राफ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो दोस्तों प्लीज़ यहाँ पर कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं कि आपका कौन-सा लाइन आपको समझ में नहीं आया होगा। दोस्तों मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।